कैपेसिटेंस, ठीक है। देखिए किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या होता है? हाँ, द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, ठीक है। इसका पहले जो नाम था वो कैपेसिटी था, ओल्ड नेम इसका क्या था? कैपेसिटी। अब इसका नाम चेंज करके कैपेसिटेंस कर दिया है। पहले ओल्ड नेम इसको हम कैपेसिटी के नाम से जानते थे, ठीक है, कि कितनी कैपेसिटी है इसकी। अब इसको हमने कैपेसिटेंस कर दिया है। उससे पहले थोड़ा थोड़ा सा और जान लेंगे, जैसे कि कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं पता तो है आपको थोड़ा थोड़ा? हाँ, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके, मतलब ऐसे मटेरियल जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। भाई कंडक्टर क्या होते हैं? हाँ, कंडक्टर क्या होते हैं? जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। क्या हो? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रखे, हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स से तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो इसको हम बोलते हैं कंडक्टर। इसी तरीके से और मटेरियल होते हैं जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, उनको बोलते हैं क्या? इंसुलेटर। तो इंसुलेटर क्या होते हैं? वो मटेरियल जो डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? नहीं, ठीक है। कुड नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसी तरीके से एक होते हैं डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होते हैं? हाँ, ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो नहीं करते, लेकिन अगर हम उसमें उस अप्लाइड फील्ड में उसको रख दें या फील्ड अप्लाई कर दें उन मटेरियल्स पर, तो उसमें चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं। उसमें चार्ज क्या होते हैं? इंड्यूस हो जाते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स को हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। और ये किसके होते हैं? इंसुलेटर ही होते हैं। कुछ टाइप के इंसुलेटर होते हैं इसमें चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक। तो लिख लो आप, materials which could not conduct electricity, but placed in electric field charge induced, charge induced। इसी में लिखते रहो बस। बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर का बिहेवियर कैसा होता है, ठीक है। लिखा हूं इधर, हो गया इतना? देखो फर्स्ट पॉइंट ये है, जैसे मान लो आपने किसी यूनिफॉर्म फील्ड में एक कंडक्टर रख दिया, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है? क्यों हंस रहे हो, क्या बात है? पहला पॉइंट ये है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होगी? बताइए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, हाँ, क्यों होगी जीरो? हाँ, इज जीरो। ये होती है जीरो इसलिए आप बोलोगे कि सर अगर यहाँ फील्ड अप्लाइड है इस साइड, ठीक है,
ये अप्लाइड फील्ड है इस साइड, तो सेम अमाउंट में इसमें पहली बात तो चार्ज इंड्यूस होंगे, अपोजिट चार्ज आपको पता ही है ये, इसलिए हम कर चुके हैं अभी, है ना। हाँ, तो अपोजिट चार्ज इंड्यूस होने की वजह से यहां पर क्या आएगा, अपोजिट फील्ड बनेगी, और ये कंडक्टर में इक्वल फील्ड बनती है। जैसे मान लीजिए ये अप्लाइड है और ये ई इंड्यूस्ड है, तो नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या हो जाएगी, ई नेट। अगर हमें ई नेट लिखना है कंडक्टर के अंदर, तो ई नेट क्या आएगी बताइए भाई, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ई अप्लाइड माइनस का ई, क्योंकि वेक्टर फॉर्म है ना इसलिए अपोजिट आएगी ई इंड्यूस्ड, तो दोनों अमाउंट इक्वल अमाउंट में तो क्या आ जाएगी, जीरो। तो ई नेट जो है वो आपकी जीरो फील्ड आएगी इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है। थ्योरी है, लिखते रहो थोड़ा थोड़ा सा और समझते भी रहो। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट, अगर आपसे बोल दिया जाए इसी कंडक्टर में, जो हम अभी हमने जो डायग्राम बनाया उसी की बात चल रही है, कि नेट पोटेंशियल, नहीं, जैसे कुछ टाइप के इंसुलेटर होते हैं इसमें चार्ज इंड्यूस हो जाता है, उसको हम डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं फिर। अच्छा, मोस्टली में नहीं होता। हाँ हाँ, ठीक है। कुछ ऐसे इंसुलेटर हैं जिसमें चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, उन्हीं को हमने नाम दिया डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। चलो, तो यहां पर हम बात कर रहे थे कि अगर आपसे बोल दिया जाए कि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की चाहे इनसाइड पूछा जाए या सरफेस पर, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑफ द कंडक्टर, बताइए क्या होगा। हाँ हाँ, ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर किसी पॉइंट पर, चाहे वो सरफेस पर हो, एट सरफेस हो या इनसाइड हो, कांस्टेंट रहती है के क्यू में कैपिटल आर। हाँ, मतलब ये बोलेंगे सर v होगा कांस्टेंट, क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा वो, ठीक है ना। और ये किससे कांस्टेंट हुआ, तो आप बोलेंगे सर कि अगर हम देखें तो dv बराबर अभी हमने पढ़ा माइनस का ई डी आर, अगर ई हमारा जीरो है तो पोटेंशियल इंटीग्रेट करके निकालेंगे, बोलो आएगा कि नहीं, और ई हमारे क्या है, जीरो, अगर जीरो है ये, तो ये कितना हो जाएगा, जीरो का इंटीग्रेशन वही कांस्टेंट हो गया कि नहीं, तो ये आ जाएगा आपका कांस्टेंट। तो v आपका रहता है कांस्टेंट, ठीक है। हो गया, नोट कर लिया। थर्ड पॉइंट देखो इसमें, चलो नोट कर लेना भी, पहले देख लो इधर थर्ड पॉइंट, ये हो जाए कंप्लीट। थर्ड पॉइंट क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर। क्यों परपेंडिकुलर होती है, देखिए, हाँ, अब आप ये देखिए, जैसे हमने ये भी पढ़ा था कि आइसोलेटेड चार्ज है उसकी सरफेस पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, बोलो ये पढ़ा था कि नहीं, चलो ठीक। अब आप जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक कंडक्टर है, नहीं सॉरी, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब ये हमारे पास कंडक्टर है, कंडक्टर में चार्ज इंड्यूस होंगे, इधर इधर माइनस और इधर प्लस, चलो वो तो एक अलग बात है, ये चार्ज इंड्यूस है। दूसरी चीज हम जो पढ़ने वाले वो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर। अब देखिए, मान लीजिए कि इस पॉइंट से फील्ड यहां निकल गई ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्ट्रेट, मान लीजिए यहाँ फील्ड निकली, तो आप ये बताइए इस सरफेस पर अगर हम टेंजेंट बनाए तो ये कुछ एंगल रखती है, तो इस फील्ड के दो कंपोनेंट बनेंगे, तो इस फील्ड के दो कंपोनेंट कौन कौन से, एक तो आया ई साइन थीटा जो परपेंडिकुलर है, ये ई परपेंडिकुलर है, और एक हो जाएगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में ई कॉस थीटा जो क्या हो जाएगा आपका ई पैरेलल, हुआ कि नहीं। अच्छा ये बताइए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, टेंजेंशियली है, तो जो यहाँ चार्ज इंड्यूस हुए वो मोशन में आ जाएंगे कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसी सरफेस पर हो तो वहां चार्ज अगर हो तो वो मोशन में आएंगे कि नहीं, कंडक्टर में तो चार्ज मोशन में आते कि नहीं,
कंडक्टर में तो आते ही है ना भाई, ये तो है ना। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें कि नहीं दो पॉइंट्स के बीच कंडक्टर में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वहां, तभी तो चार्ज मूव करेंगे, ये इलेक्ट्रिक करंट है। तो अगर आप देखिए यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब ये वाले चार्ज मूव कर जाएंगे, और चार्ज मूव करेंगे तो क्या बनेगी, सरफेस करंट। बट देयर इज नो मीनिंग इन सरफेस करंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं स्टैटिक चार्ज की, चार्ज मोशन में नहीं, उसकी नहीं कर रहे हम, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो ऑलवेज कैसी होगी, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, हमेशा ऐसी निकलेगी, ठीक है। क्योंकि अगर सरफेस से किसी एंगल पर निकली वो परपेंडिकुलर ना होकर तो इलेक्ट्रिक करंट बन जाएगी फिर, और चार्ज मोशन में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम जो पढ़ते आ रहे हैं चार्ज की प्रॉपर्टी से लेके, वो इस वजह से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज, इलेक्ट्रिक फील्ड भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी एंगल पे निकल रही है तो दो कंपोनेंट रखेगी, एक परपेंडिकुलर होगा और एक टेंजेंट होगा, होगा नहीं होगा। तो इस फील्ड की वजह से चार्ज मोशन में आएंगे, जिससे सरफेस करंट बनती है, क्या बनती है, सरफेस करंट। और सरफेस करंट का कोई मीनिंग नहीं इलेक्ट्रोस्टैट में, ठीक है। इसलिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अब इसमें जो समझ पाया वो लिख लेना, सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। नोट कर लो इतना, बाकी एक दो पॉइंट और बचे अभी लिखाते हैं। पॉइंट नंबर 4, इसी तरीके से अगर आपसे पूछ ले कि नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, हालांकि हम पढ़ चुके हैं पहले ही, नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, बताइए क्या होगा। हाँ, क्यों नेट जीरो क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है, हाँ, फाई बराबर क्या पढ़ा आपने, फाई इक्वल टू पढ़ा इंटीग्रेशन ऑफ ई डीएस, यही तो पढ़ा, बोला है क्या नहीं। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ पर, जीरो, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। तो नेट चार्ज क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इससे हमारा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो क्यू नेट क्या हो गया, जीरो, ठीक है, इनसाइड द कंडक्टर। इसी तरीके से एक पॉइंट और है कि इफ सम चार्ज क्यू गिवन टू द कंडक्टर, अगर हम किसी कंडक्टर को चार्ज दें तो क्या होगा, कोई कंडक्टर है मान लीजिए क्यू, मतलब ये आपके पास कंडक्टर है, आपने इसको कुछ चार्ज दिया, ठीक है, चार्ज क्यू इसको आपने दिया प्लस क्यू चार्ज, तो क्या होगा, ये चार्ज रिसाइड्स होगा ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। आप जितना भी चार्ज दें उसकी सरफेस पर रहेगा, अगर प्लस क्यू चार्ज है तो ये प्लस क्यू चार्ज ही रहेगा सरफेस पर, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज, हाँ, मतलब चार्ज रिसाइड्स ऑन दी सरफेस ऑफ द कंडक्टर। इसी तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इस पर जो है पहले मेडिकल में क्वेश्चन भी आ चुका है, वो पॉइंट ये है कि अगर इस साइड का रफ कर दो, ये हो गया ना सबका, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन आ चुका है पहले मेडिकल में कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी may be different at different places, of the conductor, ठीक है। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो यही था कि भाई अगर कोई कंडक्टर, उसको हमने चार्ज, जैसे स्फेरिकल कंडक्टर पढ़ा, शेल पढ़ा, उसको चार्ज क्यू दे दिया तो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा हमने मान ली और उसको यूनिफॉर्म माना हर जगह,
है कि नहीं। लेकिन ये डिफरेंट हो सकती है कब, अगर हम बॉडी की शेप को चेंज करते हैं। जैसे मान लो हमने कोई ऐसी बॉडी ले ली, स्फेरिकल, स्फेरिकल से थोड़ा सा हम दबा दें, जैसे हमारा अर्थ का पाथ होता है सन के अराउंड, इलिप्टिकल, इलिप्टिकल में यूनिफॉर्म होता है, लेकिन हम थोड़ा सा इस साइड से लेंगे कि एक साइड पतला हो और एक साइड थोड़ा मोटा, ठीक है, पाथ। हाँ हाँ, अंडे की शेप में, ये अंडाकार। अब इसको हमने चार्ज दे दिया प्लस क्यू, ठीक है, मान लीजिए प्लस चार्ज है यहाँ पर। तो इसी तरीके से आपसे पूछेगा कि कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर, मार्क कर देगा, जैसे मान लीजिए पॉइंट नंबर 1 और 2 दोनों पे बताइए सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, क्या इक्वल होगी, क्यों, 2 पर ज्यादा होगी और 1 पर कम होगी। भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। जैसे ये आपके पास एक कंडक्टर है, आपने इसको कुछ चार्ज दिया, इसकी सरफेस पर रिसाइड हो गया, ये वाला हो गया पॉइंट। इसके बाद हमने कुछ शेप में लिया था कंडक्टर, अब आपसे ये बोल रहा है कि इन दो पॉइंट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी को रिलेट कीजिए। ये दो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, सरफेस चार्ज डेंसिटी को रिलेट कीजिए, क्या दोनों बराबर हैं, क्या ये वाली ज्यादा है इससे या ये वाली ज्यादा है इससे, क्या होगा ऑप्शन अगर मैं बोलूं यहाँ पर तो ये बनेंगे, जैसे मान लो कि सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2, सेकेंड नंबर सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2, थर्ड नंबर सिग्मा 1 लेस देन सिग्मा 2, फोर्थ नंबर नन ऑफ दीज। बताइए कौन सा होगा। भाई आपको ये पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा जो होती है वो होता है चार्ज अपॉन एरिया, यही तो होता है एरिया। अब आप ये देखिए ये किसका एरिया है, ये स्फीयर का एरिया बनेगा जाके, छोटे से स्फीयर का, तो इसका एरिया क्या होगा, बहुत कम। इसी तरीके से अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये एक बड़े स्फीयर का एरिया बन रहा है जाके, तो यहाँ एरिया ज्यादा हो गया, तो ये एरिया ज्यादा हो गया तो क्या हो गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी और यहाँ पर ज्यादा। तो इसका मतलब सिग्मा 2 ग्रेटर, नोट कर लो इसको। तो नेक्स्ट है वो कैपेसिटेंस, हेडिंग लिख लो, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, किसकी छुट्टी हो गई, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। ठीक है, दूसरा कैमरा कर लेंगे। देखिए इसको डेफिनेशन लिख लो, इसकी क्या होगी, क्या होगी भाई, अभी तो बताई थी मैंने, द मेजर ऑफ एबिलिटी, हाँ द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। जल्दी लिख लो, द मेजर ऑफ एबिलिटी of the conductor अभी आ रहा to store charge, to store charge is called capacitance। ठीक है, अब आपने ये देखा कि अभी हम किसी कंडक्टर को चार्ज दें तो उसका पोटेंशियल क्या होता है भाई, हाँ कोई भी कंडक्टर था अभी हमने पढ़ा, उसको हमने क्यू चार्ज दिया तो पोटेंशियल क्या हो गया, V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, है कि नहीं। मतलब डिस्टेंस एक, चाहे अंदर पूछे या यहाँ पूछे, सेंटर से सरफेस की डिस्टेंस मान लो स्फेरिकल है तब, है ना। इसी तरीके से आपने क्यू चार्ज को बढ़ाते रहे, इंक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका मतलब जो क्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V है, और यहां से प्रोपोर्शनली साइन हटा तो एक कांस्टेंट आया, उसको हमने क्या नाम दिया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। रहने दो उसको, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड कैपेसिटेंस।
ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, एक्चुअल में कैपेसिटेंस होता क्या है इधर देखो, इफ V इक्वल टू 1 वोल्ट, इफ V इक्वल टू 1 वोल्ट, देन C इक्वल टू क्या आया, Q। इसका मतलब जो कैपेसिटेंस किसी कंडक्टर का है वो ये होता है कि द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर बाय 1 वोल्ट। ठीक है, उतना चार्ज जो किसी कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ा दे उसको हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस उस कंडक्टर का। बात समझ में आ रही है, द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड बाय द कंडक्टर टू रेज इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। क्लियर इतना, इट्स कॉल्ड कैपेसिटेंस। इसको नोट कर लेंगे। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, फेरेड। हाँ, या तो बोलोगे कूलॉम वोल्ट इनवर्स, और इसकी जो मेन यूज होती है वो फेरेड। क्या है, फेरेड। बट 1 फेरेड इज लार्ज अमाउंट, ये बहुत बड़ा अमाउंट है 1 फेरेड। ठीक है, अभी हम देखेंगे ये अर्थ का जो कैपेसिटेंस है वो भी कितना है, वो 1 फेरेड के बराबर नहीं है, बहुत छोटा है। अर्थ के बराबर अगर हम शेप में बनाएं तब जाके, तब भी नहीं बनेगा। तो हम किस में यूज करते हैं, तो हम जो यूज करते हैं, यूज जो इसकी यूनिट है वो कौन सी है, यूनिट जो यूज होती है, हाँ 1 माइक्रो फेरेड यूज होता है, ये होता है 10⁻⁻⁶ फेरेड। या 1 मिली फेरेड क्या होगा, 10⁻⁻³ फेरेड। 1 नैनो फेरेड ये कितना होगा, 10⁻⁹ फेरेड। 1 पिको फेरेड, हाँ 10⁻⁻12 फेरेड। ये यूनिट यूज होंगी। ठीक है, नोट कीजिए इसको। कैमरा गड़बड़ कर रहा है, दूसरा डाउनलोड करना पड़ेगा। ओपन कैमरा है ना, ये माइक नहीं चल रहा फोन कैमरे में, फोन कैमरे में माइक का तुम दूसरा ऐप कर लेंगे। कैमरा सपोर्ट नहीं हो रहा है, क्या चीज, हाँ कैमरा होते हैं वो छोटे होते हैं, हाँ वो बहुत महंगे होते हैं, 35,000 रुपए गोप्रो बोलते हैं। 35,000 के होते हैं। अरे वो तो बहुत छोटी हो गया इतना। किस पर डिपेंड करेगा ये कैपेसिटेंस, ये डिपेंड करता है शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मीडियम इन विच इट इज प्लेस्ड। जिस मीडियम में कंडक्टर को रखें उस मीडियम पर डिपेंड करेगा। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम यूज्ड, मतलब मटेरियल यूज्ड, किस मटेरियल को आपने यूज किया उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है चार्ज पर और पोटेंशियल पर। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि अगर हम कोई अलग शेप का कंडक्टर बना लें तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, तो उसकी शेप और साइज पर डिपेंड करेगा वो, ना कि कंडक्टर के मटेरियल पर। ठीक है, और नेचर पर भी डिपेंड करेगा, किस नेचर में, मीडियम की नेचर पर, कि किस मीडियम में हम उसको रख रहे हैं। ठीक है, हाँ तो इसको लिख लो, इट डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, depends on shape and size of the conductor. huh? it depends, it depends, it depends on nature of medium in which it is placed, जिसमें हमने इसको रखा है कंडक्टर को। ठीक है,
थर्ड पॉइंट, इट डज नॉट डिपेंड, हाँ, इट डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल यूज्ड। ठीक है, नोट कर लो इसको, इधर का तो हो गया, रफ कर दो। अब आप ये ध्यान रखेंगे, सिर्फ जो C होता है वो इक्वल होता है Q अपॉन V की। ठीक है, सारी चीजें में यहीं से निकालना है। C Q और V पर डिपेंड करता नहीं है, Q और V पर डिपेंड नहीं करता। नहीं, वही शेप और साइज में आ गया, कितना चार्ज स्टोर करेगा। ठीक है, किस तरीके से। हाँ, अगर सिलिंड्रिकल शेप है तो अलग चार्ज यूज करेगा, अगर आपका स्फेरिकल है तो अलग चार्ज स्टोर करेगा, उसका पोटेंशियल भी अलग होगा। हाँ, पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो चार्ज बढ़ेगा उस पर। भाई बैटरी से अगर हम पोटेंशियल बढ़ाएं तो क्या होता है, चार्ज ज्यादा फ्लो करता है कि नहीं। तभी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तभी तो क्यू प्रोपोर्शनल किसके है, वी के। ठीक है, ये यहाँ उठा तब दिख गया होगा, क्यों। चलो फिलहाल हो गया इतना। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ आइसोलेटेड स्फेरिकल शेल। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल शेल। अरे यार, क्वेश्चन नहीं कर रहे हो आप लोग, क्या हुआ। मतलब पूरी यूनिट खत्म होने पे आ गई, क्वेश्चन वगैरह करे नहीं करे, गलत बात है ये। फिर आप अगर ऐसे इकट्ठा करोगे, टेस्ट का पढ़ते रहोगे तो फिर हो गया काम। नॉट डिपेंड ऑन क्या था, नेचर ऑफ द मटेरियल यूज्ड। Capacitance of an isolated spherical shell. Suppose we have a spherical shell of radius r. हमारे पास r रेडियस की एक स्फेरिकल शेल है और उसको हमने एयर में रखा हुआ है, मान लीजिए, या वैक्यूम में रखा हुआ है। ठीक है, और इसको हमने q चार्ज दिया। कितना चार्ज दिया, प्लस q चार्ज हमने इसको दे दिया। तो q चार्ज देने पर क्या होगा, इसकी सरफेस पर आ जाएगा। बोलो आ गया चार्ज q। चलो भाई, चार्ज q, तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑफ द कंडक्टर, चाहे सरफेस हो या इनसाइड हो, क्या होगा बताओ। पोटेंशियल हाँ होगा कितना, के क्यू बाई आर होगा कि नहीं। मतलब q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यही होगा। चलो ठीक। अच्छा ये बताओ q बराबर कितना, अच्छा q अपॉन v बराबर कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यही तो आया। v नीचे चला गया, ये चीज ऊपर आ गई। ठीक है, तो यहां C बराबर कितना हुआ, कैपेसिटेंस ऑफ दिस स्फेरिकल शेल। मतलब इसका अगर हम कैपेसिटेंस की बात करें तो क्या होगा, इस आइसोलेटेड स्फेरिकल शेल के कैपेसिटेंस की C इक्वल टू Q अपॉन V होगा। और ये हम कैलकुलेट कर चुके कितना है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब ये किसके लिए, ये हॉलो और सॉलिड दोनों के लिए, हॉलो और सॉलिड दोनों के लिए। ठीक है, इट स्टैंड फॉर बोथ हॉलो एंड सॉलिड। सॉलिड तो कंडक्टर के लिए होगा ना। हाँ, मतलब सॉलिड कंडक्टर हो या हॉलो, मतलब स्फेरिकल शेल हो या सॉलिड कंडक्टर हो। ठीक है, इसलिए तो लिख लेना, स्टैंड फॉर बोथ हॉलो एंड सॉलिड कंडक्टर। इट स्टैंड फॉर बोथ हॉलो एंड सॉलिड कंडक्टर। क्लियर इतना। अब आप ये देखिए, जितने बड़े अमाउंट में आप इसकी रेडियस लेंगे, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द कंडक्टर। अगर आइसोलेटेड स्फीयर की बात की जाए तो ये रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितने बड़े अमाउंट की आप रेडियस लेंगे उतना ही बड़ा आपका क्या, उतना ज्यादा क्या होगा, उसकी कैपेसिटेंस होगा, मतलब स्टोरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। इसी बात पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ अर्थ का क्या होगा, इसको नोट करो, अर्थ का बताओ। हाँ हाँ, बताओ कितना होगा, सॉल्व करो बताओ।
देखिए क्या होगा, इट इज, एक पॉइंट ये हो गया आपका इसका, दूसरा पॉइंट ये हो गया कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। मतलब आप स्फीयर की जितनी ज्यादा बड़ी रेडियस लोगे, जितना बड़ा स्फीयर लोगे, तो उतना ही ज्यादा क्या होगा, इसका कैपेसिटेंस होगा। इसी तरीके से अगर आपसे पूछ बैठे कि अर्थ के लिए बताइए कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, तो अर्थ की रेडियस कितनी, बात नहीं करो, अर्थ की रेडियस कितनी है 6400 किलोमीटर, मतलब ये आ जाएगा 10⁵ मीटर, 64 × 10⁵, बोलो आगे क्या नहीं, मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक। अगर हम इसका कैपेसिटेंस निकालें तो कितना आएगा, C बराबर 4πε0 इंटू 10⁻r, तो r की वैल्यू रखेंगे कितना आएगा, इसकी वैल्यू होती है 1/9 इंटू 10⁹ होगी कि नहीं, इनवर्स हो जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या है 64 इंटू 10⁵। सॉल्व करो, 9 × 9, 9 से कट करो, 9 7 जा 63, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 1, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 1, तो C इक्वल टू कितना है 7.11 इंटू 10⁻9 ऊपर जाएगा तो 5 - 9 बोलो कितना 7.11 इंटू 10⁻⁻4, ये मैंने 2 पॉइंट हटाया, बोलो कितना आया 711 इंटू 10⁻⁻6, ये है फेरेड, और हमें क्या दिख रहा है ये 711 माइक्रो फेरेड। तो अर्थ का जो कैपेसिटेंस होता है वो 711 माइक्रो फेरेड का होता है। आप ये सोचे कि अर्थ के बराबर अगर हम कैपेसिटेंस बनाएं तब भी वो जाके 1 फेरेड नहीं बन रहा, इतने बड़े अमाउंट में, इतना बड़ा स्फीयर बनाए तब, ठीक है, इसलिए बताया जी। 8.8 हाँ हाँ हाँ, तो आपने वो वैल्यू लगाना ही कि जब 4/ε0 की वैल्यू डायरेक्ट पता है 9 × 10⁹ है ना। तो आप ये सोचे कि इसीलिए हम क्या करते हैं, ये वाली, ये लिखिए इट स्टैंड फॉर बोथ हॉलो एंड सॉलिड कंडक्टर, मतलब ये जो कैपेसिटेंस है ये दोनों के लिए। अभी हमने सिर्फ हॉलो पढ़ा था, ये आइसोलेटेड स्फेरिकल शेल लिखा है ना, तो जरूरी नहीं स्फेरिकल शेल हो, अगर आपके पास सॉलिड कंडक्टर है उसका भी यही होगा, ठीक है, क्योंकि हमें सरफेस पर पोटेंशियल देखना होता है, किस पर, सॉलिड के लिए कहां चेक करेंगे, सरफेस पर, एट एनी पॉइंट नहीं, ठीक है, ये जो पोटेंशियल है वो सरफेस पर है, पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ कंडक्टर, जो कंडक्टिंग सेल लिए हमने वो, ठीक है। सॉलिड में हम सरफेस पर ही देखेंगे, अब वो भी यही आएगा, सरफेस पर ही देख रहे हैं। सॉलिड के लिए अंदर चेंज हो जाता है ना, जैसे मान लो, ठीक है, अगर बच्चे सोचे इंसुलेटर केस में, तो हमें वो चीज ध्यान ही नहीं रखनी बिल्कुल, ठीक है, हमें सिर्फ सरफेस की बात करना है, K/R होता है, और उससे हमने जो निकाला वो आया 4πε0r, ठीक है, ये आपका बन गया, नोट कर लो इसको, हो गया, इस साइड का हो गया, ये कर लो हो गया, चलो देखिए सेकंड पॉइंट, सेकंड आपका क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ concentric to concentric spherical shell, बात नहीं, इधर इधर हंसो मत हंस क्यों रहे हो, बात नहीं, इधर देखो, मान लो ये रेडियस है, ये स्फीयर है, इसकी रेडियस क्या है a, इनर सरफेस, क्या चल रहा है,
है? क्लास में ही कर रहे बैठे क्यों? चलो ठीक है, बाद में देख लेना। इधर देखो, तो ये हमारा इनर स्फीयर जिसकी रेडियस ए। दूसरा हमने एक और स्फीयर बनाया जिसकी रेडियस बी है। इसकी रेडियस कितनी है? बी। ठीक है, स्टार्टिंग में मान लेते हैं यहाँ कोई मीडियम नहीं, नो मीडियम बीच में, मतलब एयर है मान लो, या वैक्यूम है, एयर या फिर वैक्यूम है। ठीक है, इसकी रेडियस ए, इसकी रेडियस बी। आपने इसको चार अर्थ से कनेक्ट किया, ये हमारा अर्थिड हो गया। इसमें एक शेल को अर्थ से कनेक्ट किया जाता है, दूसरी शेल पर चार्ज दिया जाता है। हमने इस पर चार्ज दे दिया +Q। ठीक है, इस पर हमने चार्ज दिया +Q। ठीक है ना, चलो ठीक, ये हमारे पास +Q चार्ज है, ये हमारी अर्थिड है। इन दोनों सरफेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बोलो होगा कि नहीं? वो कैलकुलेट करना है। हमने मान लिया कि इन दोनों सरफेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है। कितना है? V। और उस V को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए? क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल अगर आ गया तो पोटेंशियल Q के टर्म्स में आता है, तो हम उससे C निकाल सकते हैं। पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हमें ये पता है कि यहाँ पर अगर चार्ज Q है तो यहाँ पर ये +Q चार्ज अर्थ है, तो यहाँ माइनस चार्ज होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वेरिएबल, होगी कि नहीं? कांस्टेंट तो होगी नहीं, फील्ड कैसी होगी? वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, तो मान लो r डिस्टेंस पर, स्मॉल r डिस्टेंस पर आपने एक सरफेस बनाई, इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, बोलो है कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कि नहीं? E की वैल्यू क्या होगी बोलिए? KQ/R, क्या यही होगी? अपॉन R², सॉरी, KQ/R², होगी क्या नहीं होगी? भूल गए क्या? एक स्फीयर के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? KQ/R²। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इतनी है तो हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं किस रिलेशन से? dV = EdR। dV = EdR। हाँ, let V is the potential difference between two surface। कौन सी? इनर और आउटर। तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है तो V = क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dV। तो EdR, E की वैल्यू क्या आ जाएगी? KQ/R² dr। ठीक है, इंटीग्रेट करो फ्रॉम 1 to 2। ठीक है, इनर रेडियस A, फाइनल रेडियस B, लगाइए क्या आ रहा है देखिए, सॉल्व कीजिए क्या आ रहा है, निकालिए। अब तो कर लोगे, करो करो जल्दी से। V = KQ -1/R, लिमिट क्या लगाएंगे? A से B, तो यहाँ A से B हमने लिमिट लगा दी, तो कितना आएगा बोलिए? V = KQ हाँ, A रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1/A -1/B, यही आएगा। ठीक है, तो V की वैल्यू जो हो गई वो हो गई अभी KQ, ये हो जाएगा आपका B - A/AB। क्लियर इतना? ये हमारे पास पोटेंशियल आ गया, और Q/V की वैल्यू क्या निकल रही है यहाँ से? कैपेसिटेंस। अगर बात करें हम कैपेसिटेंस की, इस कंडक्टर की कैपेसिटेंस की बात, C = क्या होगा? Q/V। तो Q/V करेंगे तो क्या आ जाएगा बोलिए? AB/KB - A। अब आप ये देखिए, डिपेंड्स ऑन व्हाट? सेपरेशन बिटवीन टू स्फेरिकल शेल। जितना अगर हम मिनिमम ले इसका तो उतना ये लार्ज होगा। ठीक है, इसीलिए हम आइसोलेटेड यूज नहीं करते। हमेशा कैसे बनाएंगे? मतलब 2 लेयर है 3 लेयर में बनाते। क्यों? क्योंकि हमें अगर लेयर ज्यादा होंगी तो इनके बीच का सेपरेशन कम रख के हमें कैपेसिटेंस क्या मिल जाएगा? ज्यादा। ठीक है, अब हम यूज तो करते हैं डिवाइस में अपनी, 10 माइक्रोफेरेड 20 माइक्रोफेरेड करते हैं कि नहीं? 12 माइक्रोफेरेड करते हैं कि नहीं? क्या वो अर्थ के बराबर होता है या अर्थ के कंपैरिजन में होता है? नहीं ना, छोटे छोटे से होते हैं बिल्कुल, मतलब वहां पर लेयर यूज हो रही होती। ठीक है, क्लियर इतना? तो यहाँ पर जितना ज्यादा सेपरेशन इसका कम होगा उतना ही ज्यादा होगा अमाउंट में। ठीक है, दूसरी चीज, अगर हम यहाँ देखें K की वैल्यू को रखकर, तो C = कितना आ रहा है बताइए? AB।
के की वैल्यू रखेंगे तो क्या 1/4πε0 ऊपर जाएगा, तो 4πε0 ए बी अपॉन बी माइनस ए इन एनी मीडियम, इन एनी मीडियम। कौन सा मीडियम बताइए, कहां पर मीडियम, दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में अगर कोई मीडियम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही कैलकुलेट कर रहे हैं हम, तो इनके बीच में अगर कोई मीडियम है, हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन एनी मीडियम बिटवीन टू कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल, ठीक है, हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के और रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, देन सी। अब सी क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4πε0 इंटू के ए बी अपॉन बी माइनस ए, या हम लिख सकते हैं 4πε0 एप्सिलॉन आर ए बी अपॉन बी माइनस ए, या हम इसको लिख सकते हैं क्या, के टाइम्स सी जो हमारा एयर में था, ठीक है, डायरेक्ट। क्लियर है इतना, नोट कर लो इसको। जैसे ऐसा है, आपने इस सरफेस को चार्ज दिया प्लस क्यू, तो कंडक्टर होने की बेसिस पे इंड्यूस चार्ज होंगे माइनस क्यू और प्लस क्यू, और ये कैसा हो जाएगा आपका, बचा क्या, हाँ दूसरा ये भी स्फेरिकल शेल है, कंडक्टर ही है दोनों। अच्छा मैं इसका थोड़ा सा बिहेवियर सिखा दूं, प्रिंसिपल सिखा दूं कैपेसिटेंस का, इसके बाद थोड़ा सिखा देता हूं, फिर ये बताता हूं अगला वाला, तब आपको ये समझ आ जाएगा कि कैसे हुआ। देखो अगर हमने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया तो इंड्यूस चार्ज कितना, माइनस, और प्लस को इसने यूटिलाइज किया, अंदर कौन सा बचा, माइनस क्यू चार्ज, सही है, तब पोटेंशियल डिफरेंस क्या सेट होगा, V। ये अंदर जो आएगा वो माइनस क्यू आ जाएगा, ठीक है। किस तरीके से, अभी मैं इसका वो थोड़ा सिखा देता हूँ प्रिंसिपल क्या होता है, नोट कर लो इसको।